नेपोलियन बोनापार्ट। हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट जो उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पहला जो वीडियो था उसके जीवन जो उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर जो दूसरा वीडियो था उसमें हमने मिस्र अभियान और उसने सत्ता जो उसको किस प्रकार से प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रचा उसके बारे में। तीसरा जो वीडियो जो था उसमें हमने कुशल शासन व्यवस्था जो उसके तहत कौन कौन से सुधार किए उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने संविधान का निर्माण, व्यवस्था की स्थापना, प्रशासनिक सुधार, आर्थिक सुधार और पोप के साथ समझौता जो उसके बारे में अध्ययन किए थे। आज हम आगे के अन्य उसके सुधार जो उसके बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहली बात आती शिक्षा संबंधी सुधार कि नेपोलियन ने देश में शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष रूप से प्रयास किए थे। उसने शिक्षा के कार्य को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था: प्रारंभिक, उच्च माध्यमिक और विश्वविद्यालय। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि प्रत्येक नगर में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए और शिक्षकों को राज्य की ओर से वेतन दिया जाने लगा और शिल्प और व्यवसाय के विद्यालय भी खोले गए और पेरिस विश्वविद्यालय का पुनर्गठन किया गया। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख अधिकारियों तथा प्रोफेसरों की नियुक्ति नेपोलियन खुद करता था और देश के सभी उच्च विद्यालयों को इस विश्वविद्यालय के साथ संबंधित किया गया। और नेपोलियन ने निर्धन तथा योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति जो उसकी भी व्यवस्था की तथा शोध कार्यों के लिए अलग से संस्थान जो उसको भी उसने स्थापित किया था। अगला आता विधि संहिता कि नेपोलियन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसका नियम संग्रह अथवा उसकी विधि संहिता बताई जाती है। सेंट हेलेना में एक बार नेपोलियन ने खुद ने कहा था कि मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय जो है उसमें नहीं है, बल्कि मेरी विधि संहिता जो है वही ऐसी है जो कि कभी नहीं मिट सकेगी और जो कि चिर स्थायी सिद्ध होगी। वस्तुतः विधि संहिता का महत्व उसकी सभी विजयों से अधिक है। उसके नियम संग्रह संपूर्ण मानव समाज के लिए सर्वोत्तम उदार कार्य है और क्रांति से पूर्व फ्रांस के विभिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार के कानून जो प्रचलित थे और उनमें किसी प्रकार की समानता नहीं थी। क्रांति काल में एक अंतर्राज्यीय कानून व्यवस्था जो उसको लागू करने का प्रयत्न किया गया, परंतु उसमें भी कोई विशेष सफलता नहीं मिली थी और नेपोलियन जो था उसने इस अधूरे कार्य को पूरा करने का काम किया था। क्रांति के पूर्व भी असंख्य कानून थे और क्रांति के साथ में कहा जाता है कि इन कानून जो उनकी ओर भी ज्यादा बाढ़ आ गई थी। इसीलिए इस बात की आवश्यकता थी कि सभी कानूनों की पारस्परिक असंगतियां जो उनको दूर करके उन्हें क्रमबद्ध किया जाए और जनता के सामने स्पष्ट, युक्ति संगत तथा तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाए, जिससे न्याय के मामले में लोगों के दिलों में जो अब तक संदेह और अनिश्चितता फैली हुई थी वह दूर हो जाए और प्रत्येक नागरिक को भी कानूनों की जानकारी हो जाए। इस संहिता को तैयार करने में नेपोलियन ने काफी रुचि ली थी और इसका ढांचा सामाजिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता, व्यक्तिगत संपत्ति और संयुक्त परिवार जीवन के आधार पर खड़ा किया गया था। सिविल मैरिज और तलाक की संस्थाओं को मान्यता देकर इस विधि संहिता ने यूरोप में इस बात को प्रचलित कर दिया कि बिना पादरियों की सहायता के भी समाज का काम जो चल सकता है और ये कानून के आधार पर एक धर्मनिरपेक्ष जीवन की कल्पना थी। नेपोलियन द्वारा निर्मित नियम विधानों की संख्या 5 थी और ये इस प्रकार थे: नागरिक नियम कोड, जायदाद संबंधी नियम, नागरिक नियम पद्धति, फौजदारी नियम संग्रह और व्यापारिक नियम संग्रह। नेपोलियन विधि संहिता पर नेपोलियन के व्यक्तिगत विचारों का जबरदस्त प्रभाव था। वह पारिवारिक अनुशासन जो उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था। उसका मानना था कि पुत्र को पिता की बात माननी चाहिए और पत्नी को पति की बात माननी चाहिए। वह फ्रांस में कड़े पिता और आज्ञाकारी पुत्रों और बिना अधिकार वाली परतंत्र स्त्री जो उसकी कल्पना नहीं कर सकता। विधि संहिता में पत्नी और संतानों पर परिवार के स्वामी और अधिकार को अधिक दृढ़ बनाने का प्रयास किया गया। पत्नी को पूर्णतया पत्नी के नियंत्रण में रखा गया, पत्नी को पूरी तरह से पति के नियंत्रण में रखा गया और तलाक पद्धति को बहुत कठिन बना दिया गया और परिवार के स्वामी को यह अधिकार मिला कि वे पारिवारिक संपत्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी दे सके। और उसकी यह व्यवस्था क्रांतिकारी प्रवृत्ति के विरुद्ध परंतु रोमन कानूनी व्यवस्था के अधिक नजदीक थी और इसका मुख्य कारण यह था कि उस समय फ्रांस के पारिवारिक अनुशासन जो था वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया था और समाज में अनैतिकता फैल गई थी, जिसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन विवाह पद्धति में सुधार करके नेपोलियन ने एक नए मार्ग जो उसका पथ प्रदर्शन किया था। नेपोलियन की विधि संहिता में व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत जो उसको भी मान्यता दी गई और भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना ज्यादा ठोस बनाया गया था
कि जितना पुरातन व्यवस्था में भी नहीं था। किसानों को भूमि छिन जाने का जो भय था वो अब हमेशा के लिए जाता रहा। इसीलिए वे नेपोलियन के जबरदस्त समर्थक बन गए थे और विधि संहिता में पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था जो उसको भी पूरा संरक्षण दिया गया। इसके लिए ठेका, ऋण लीज तथा स्टॉक कंपनियों से संबंधित अनेक धाराएं जो उनका भी निर्माण किया गया और इस विधि संहिता से मजदूरों की बढ़ती हुई शक्ति जो उसके ऊपर भी अंकुश लगा दिया गया। ट्रेड यूनियन बनाना कानूनी अपराध माना गया और मालिक मजदूर के आपसी संघर्ष में अदालतों को यह कानूनी आदेश था कि वे मजदूर की अपेक्षा मालिक जो उसकी बात को ज्यादा महत्व दे और यह समानता के सिद्धांत का हालांकि उपहास था। इसीलिए कहा जाता है कि नेपोलियन की विधि संहिता पूंजीवादी शोषण व्यवस्था की आधारशिला थी और बुजुर्वा क्रांति का चरम विकास थी और फ्रांस की क्रांति में मध्यम वर्ग का सबसे ज्यादा योगदान रहा था और क्रांति का सबसे अधिक लाभ भी इसी वर्ग जो उसको मिला था। और नेपोलियन की विधि संहिता ने इन सब लाभों को इकट्ठा करके उन्हें सदा सदा के लिए कानूनी आधार दे दिया और पामर के अनुसार क्रांति से लाभ उठाने वाले अपने को सुरक्षित अनुभव करने लगे और फ्रांस कृषक, प्रजातंत्र और बुजुर्वा वर्ग का स्वर्ग बन जाता था। और ऐतिहासिक दृष्टि से भी सामंतवाद के बाद क्रमिक विकास की दूसरी मंजिल पूंजीवादी ही है। और इतिहासकार हेज जो उसका भी मानना है कि उसकी विधि संहिता अत्यधिक महत्वपूर्ण थी और नियमों की सरलता और कोमलता के कारण न केवल उनको फ्रांस में ही लागू किया गया अपितु यूरोपीय महाद्वीप के अधिकांश देशों में भी लागू किया गया था। और बोनापार्ट को नया जस्टियन कहा गया। और एक अन्य इतिहासकार डेविस थॉमसन ने लिखा कि उसका सबसे बड़ा ध्येय फ्रांस का पुनर्निर्माण था जिसने नेपोलियन को 18वीं शताब्दी के प्रबुद्ध शासकों में सबसे महान कहलाने का सबल अधिकार प्रदान कर दिया। निसंदेह विधि संहिता नेपोलियन की एक चिरस्थायी यानी कि लंबे समय तक जीवित रहने वाली एक ऐसा कार्य था जो कि कभी भी नहीं मर सकता था। इसीलिए उसने कहा था कि मेरी 40 विजय जो है युद्धों में जो विजय की गई उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको, मेरी विधि संहिता जो उसको दिया है, क्योंकि उसने कहा कि मेरी ये विधि संहिता जो कभी भी मर नहीं सकती। अगली बात आती है कि उसकी विदेश नीति जो है किस प्रकार की रही थी। कहा जाता है कि कौंसल बनते ही नेपोलियन को फ्रांस के नए शत्रु संघ जो उससे निपटना पड़ा जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस तीनों शामिल थे। और रूस की अपने मित्रों से अनबन हो गई थी और वह संघ से अलग हो गया था। और इस समय ऑस्ट्रिया की एक सेना राइन के किनारे पर टिकी हुई थी तो दूसरी इटली में। और हुआ यह था कि जब नेपोलियन मिस्र अभियान पर गया हुआ था तो उस समय ऑस्ट्रियाई सेना ने फ्रांसीसी सेनापति मैसिना को परास्त करके जेनाओ में शरण लेने को विवश कर दिया और बाद में उसने जेनाओ की घेराबंदी कर दी। और इस समय मैसिना की स्थिति जो थी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और नेपोलियन ने एक अत्यधिक जोखिमपूर्ण योजना बनाई और उसने ऑस्ट्रिया सेनाओं तथा उनके देश के बीच में घुसकर पीछे से आक्रमण करने का निश्चय किया। और इसके लिए उसने विशाल सेना से बर्फीले आल्प्स पर्वत को लांघना पड़ा और यह काम केवल 1 सप्ताह में उसने कंप्लीट कर लिया। और सारा संसार उसके इस वीर कार्य जो उससे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। और 14 जून 1800 के दिन उसने इटली स्थित ऑस्ट्रियाई सेना जो उसको पराजित कर दिया और ऑस्ट्रियाई सेना को युद्ध विराम संधि के लिए विवश होना पड़ा और मिसियो तक का उत्तरी इटली का संपूर्ण भूभाग फ्रांस को सौंपना पड़ा। और राइन के किनारे स्थित ऑस्ट्रियाई सेना से निपटने के लिए नेपोलियन ने अपने वीर सेनानायक मोरू को पहले से ही भेज दिया था। और 6 महीने के उपरांत जर्मनी में होहेन लिंडन नामक स्थान पर लड़े गए युद्ध में मोरू ने ऑस्ट्रियन सेना को परास्त कर दिया। फलस्वरूप 9 फरवरी 1801 को ऑस्ट्रिया ने लुनेविल की संधि कर ली और इसकी शर्तें कैम्फोलिया की संधि के समान ही रखी गई थी। अब केवल कौन बच गया था? इंग्लैंड बच गया था और उससे निपटना बहुत कठिन था। और दोनों देशों के मध्य लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा और संघर्ष काल में इंग्लैंड ने फ्रांसीसी बेड़े को काफी बार परास्त किया और उसके मित्र राज्यों जैसे स्पेन, हॉलैंड आदि के कुछ उपनिवेशों को भी जीत लिया। अंत में दोनों पक्षों ने थक कर मार्च 1802 में अमीन्स की संधि कर ली और संधि के अनुसार इंग्लैंड ने फ्रांसीसी गणतंत्र को मान्यता दे दी और उसने फ्रांस के सब उपनिवेश लौटा दिए। लंका और ट्रिनिडाड के अलावा स्पेन और हॉलैंड के सभी उपनिवेश भी वापस कर दिए गए और इंग्लैंड ने माल्टा और मिस्र से अपनी सेनाएं हटा लेने का आश्वासन दिया। इस प्रकार से गत 10 वर्षों के बाद यूरोप को युद्ध से मुक्ति मिली, परंतु यह मुक्ति जो थी वो स्थायी शांति नहीं थी। केवल 1 वर्ष बाद ही संघर्ष फिर से शुरू हो गया। वस्तुतः नेपोलियन ने संधि के तुरंत बाद अगले संघर्ष उसकी तैयारी शुरू कर दी थी और उसने फ्रांस के बंदरगाहों तथा गोदियों को विकसित किया और नए जहाज बने और उन्हें मॉरिशस और मदागास्कर की ओर
भारत के रास्ते पर भेजा गया। उधर इंग्लैंड भी पूरी तरह से चौकन्ना था और लॉर्ड कॉर्नवालिस तथा नेल्सन ने अगले संघर्ष की पूरी तैयारी कर ली थी और माल्टा के प्रश्न को लेकर दोनों पक्षों में फिर से संघर्ष शुरू हो गया था, जो पहले से भी अधिक भयानक सिद्ध हुआ और वाटरलू के युद्ध तक जारी रहा और संधि के अनुसार इंग्लैंड को माल्टा द्वीप खाली करना पड़ा, परंतु अब इंग्लैंड उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुआ था और 1803 ईस्वी में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त हो गया और इसके बाद युद्ध शुरू हो गया, परंतु नेपोलियन को इंग्लैंड के विरुद्ध सफलता नहीं मिली। इसके विरुद्ध फ्रांस तथा स्पेन के जहाजी बेड़े को भारी क्षति उठानी पड़ी थी।